आज के वीडियो सेशन में हम इंस्ट्रूमेंटेशन का गेट 2025 का स्ट्रेटेजी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो सेशन में हम सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, फिर सिलेबस सेक्शन वाइज यहाँ पे क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है इस पे डिस्कशन रखेंगे, फिर सेक्शन वाइज वेटेज प्रीवियस ईयर का कितना है इंस्ट्रूमेंटेशन में वो बात करेंगे। पूरे सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है इस चीज पे भी हमारा डिस्कशन रहेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कौन से बेस्ट यूट्यूब प्लेलिस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बुक्स, कौन से बुक्स, अगर आप थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में हो और आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन से बुक्स यहाँ पे तैयार करने हैं उस पे भी बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी बुक्स का जो है सेशन बना के रखा है, ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन, लिंक जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या क्या रहा है और कौन से फैक्टर्स पे कट ऑफ डिपेंड करता है उस पे भी बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर आईआईटी रुड़की के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंस्ट्रूमेंटेशन ईसी और इलेक्ट्रिकल का, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही ये वाले वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट कौन सा है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो वीडियो सेशन में एंड तक जरूर आप लोग बने रहिएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं अपने बारे में थोड़ा सा, तो मैंने बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 2013 में कंप्लीट किया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में मैंने एमटेक किया है आईआईटी हैदराबाद से। गेट 2014 में मेरा रैंक इंस्ट्रूमेंटेशन से 108 था और 2020 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 96 है, जिससे कि मैं ओएनजीसी में एज AEE काम कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक्डइन का मेरा जो हैंडल है यहाँ पे दिया रखा हूं मैंने, और टेलीग्राम का आईडी भी मेरा ग्रुप यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं कि सबसे पहले सिलेबस, तो देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा जो पार्ट आपको पढ़ना है दैट इज न्यूमेरिकल मेथड। यहां से जो है कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस 1-2 नंबर का पूछा जाता है, तो कौन सा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट अगर मैथ्स में और क्या क्या टॉपिक्स है मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी होता है बेसिकली ये आपका एप्टीट्यूड पार्ट में भी आता है, साथ ही मैथमेटिक्स के अंडर में भी आता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, टेलर और लॉरेंट सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, रेसिड्यू थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे कॉची एंड यूलर्स इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट रहता है। इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर लीनियर अलजेब्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हो और अगर आप एमटेक करने जाते हो तो लीनियर अलजेब्रा आपका यहाँ पे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आ जाता है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये एक जो सब्जेक्ट है ये पहले नहीं था आपका, 2021 से आई थिंक इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आप देख रहे हो, बेसिकली ये जो है 11th क्लास का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स चैप्टर है उसी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आप ईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि गेट के पूछे गए उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही 11th के जो क्वेश्चंस है उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मशीन्स, तो यहाँ पे मशीन्स जो है इसको ऐड किया गया है आपके सिलेबस पे, एंड लास्ट 2 साल से यहाँ पे मशीन से भी 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चंस जो है काफी सिंपल आते हैं मशीन्स का, लेकिन यही है कि मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट होते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट, वो इसको जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं पूरे टॉपिक को। लेकिन मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का देख के जाए, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ के, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत ही इजीली बन जाते हैं यहाँ पे। अब बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो होता है ये एसी वाला सेक्शन। नेक्स्ट आप लोगों का जो है यहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, केवीएल केसीएल आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना यहाँ आना चाहिए। रेजोनेंस को बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़िएगा क्योंकि रेजोनेंस से काफी सारा क्वेश्चन आप लोगों को आजकल पूछा जाता है। नेक्स्ट इज सिग्नल एंड सिस्टम्स, तो सिग्नल एंड सिस्टम्स में अभी एक ट्रेंड आप देखोगे कि ये जो लास्ट के पोर्शन है ना, डीएफटी, एफएफटी,
बेसिक्स ऑफ IIR FIR फिल्टर, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि क्वेश्चंस लाप्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म से पूछा जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे ऐसे जो शिफ्ट एक ट्रेंड में हो रहा है कि ये जो लास्ट के टॉपिक है ना आपके डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, इंपल्स रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है आपका टाइम डिले सिस्टम, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के बाद यहां से लेके ये पार्ट, दिस इज बेसिकली योर प्रोसेस कंट्रोल। तो ये आपका एक कोर सब्जेक्ट है, लेकिन इसको जो है आपका कंट्रोल सिस्टम के साथ क्लब कर दिया गया है। तो इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। PID, ये मैं क्यों आप लोगों को पढ़ने बोल रहा हूं, भले ही गेट में इसका वेटेज जो है थोड़ा कम रहे, लेकिन आप इंटरव्यू में जाओगे, स्पेशली IIT खड़गपुर एंड IIT बॉम्बे, आपको यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आप कोर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच सिलेक्ट करते हो। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है कंट्रोल सिस्टम में, तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस से बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मैट्रिक्स, अगर आपका मैथ्स का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्ट्रांग है, आप स्टेट स्पेस में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बना पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है बोडे प्लॉट, फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन, इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, तो इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स को नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिएगा। और एक जो मैंने देखा है कि टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो है कंपेंसेटर। ठीक है, एक कंपेंसेटर का क्या इफेक्ट होता है सिस्टम में, चाहे वो लीड कंपेंसेटर हो, लैग हो या लैग लीड हो या लीड लैग हो, इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज योर ओपैम्प। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर। तो ओपैम्प को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है BJT एंड डायोड एप्लीकेशन, फेज लॉक लूप, PLL, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। सोर्सेज ऑफ इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। क्वेश्चंस कभी कभी जो है प्रिसीशन रेक्टिफायर और आपके 555 टाइमर से भी आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस वहां से भी बन जाते हैं। ये है कि आपको वहां पे थोड़ा सा जो है टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे, आपसे क्वेश्चंस 555 टाइमर या ये PLL के क्वेश्चंस बन जाएंगे, बस आपको उसका बेसिक जो है पता होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं यूजुअली, इन सारे जो टॉपिक्स को है क्विट कर देते हैं, सिर्फ ओपैम्प पढ़ लेंगे, BJT पढ़ लेंगे और डायोड पढ़ के चले जाएंगे। तो अभी जो करंट ट्रेंड में जो शिफ्ट हो रहा है, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनसे कि पहले क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका देखोगे कि एक आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये जो टॉपिक्स है ये सारे एक्स्ट्रा है कंपेयर टू EC एंड इलेक्ट्रिकल, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, बेसिक ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम, बेसिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये टॉपिक आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अगर टाइम मिले तो इन टॉपिक्स को पढ़िए, अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप इसको क्विट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो सीक्वेंशियल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, A to D, D to A कन्वर्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रिजोल्यूशन क्या होता है, कन्वर्जन टाइम, सेटलिंग टाइम, ये सब के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट, फिर आपका लॉजिक फैमिली, यहाँ पे आप देख सकते हो TTL एंड CMOS, इसको प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। नेक्स्ट स्किमिट ट्रिगर और मल्टी वाइब्रेटर, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज बताऊं कि ये जो स्किमिट ट्रिगर और मल्टी वाइब्रेटर है ना, ये ओपैम्प का पार्ट है। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्किमिट ट्रिगर और मल्टी वाइब्रेटर से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे पार्ट दिखाया गया है। ठीक है, तो दोनों में दिखा देते हैं, लेकिन आपको ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिपेयर कर लेना है ओपैम्प के चैप्टर में। नेक्स्ट मेजरमेंट,
मेजरमेंट को अभी बिल्कुल भी कोई अगर क्विट करने का सोच रहा है तो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो काफी सारे आ रहे हैं। अभी रिसेंट ट्रेंड में आप देखोगे, स्पेशली जो ब्रिज सर्किट्स होते हैं वहां से, नेक्स्ट क्यू मीटर, फिर सीआरओ, आपका सीआरओ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स है इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सेंसर एंड इंडस्ट्रियल ट्रांसड्यूसर, सॉरी इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पूरा जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि इस सब्जेक्ट को हम पढ़े कैसे, क्योंकि मैक्सिमम जो कोचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई भी कोचिंग में कोर सब्जेक्ट के तरह इसको ट्रीट नहीं करते हैं और इसको बस ऊपर ऊपर से फॉर्मूला दो बता के छोड़ देते हैं। तो यहां पे मैं बताऊं कि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर, इसको प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट जो वे है, आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा, उसका कंसेप्ट देखिए कहां पे है, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देखिए, और वो पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, वो पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। तो इससे क्या होता है, आपका जो पूरा सिलेबस है लास्ट 20 ईयर्स के, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो जितना भी कंसेप्ट है जो आपके सिलेबस में है वो सारा आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे जो है सबसे ज्यादा डाउट में क्या रहते हैं कि सिलेबस देख के बुक को पढ़ते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन देख के सिलेबस को कवर अप करना है। ठीक है, क्योंकि आजकल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं दे आर ऑल सब्जेक्ट वाइज, और उसमें भी टॉपिक वाइज होता है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप एक टॉपिक के क्वेश्चंस देखें, वहां पे 10 क्वेश्चन रहे, आप उससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है उन सबको कंप्लीट यहां पे कर सकते हो। ठीक है, लास्ट पार्ट, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें मैं बोलूंगा कि आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन को कवर कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन को आप यहां पे क्विट कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम रहे तो प्लीज जितना भी ईसी के जो कॉमन क्वेश्चंस है उनको जरूर देख लीजिएगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पे यहां पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर और इंटरफेरोमीटर, ये टॉपिक्स को बिल्कुल आप नहीं छोड़ के जा सकते हो। साथ ही यहां पे भी मैं आपसे यही अप्रोच बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के डायरेक्टली अपने कंसेप्ट को बिल्ड करिए, क्योंकि यहां पे जो है टॉपिक्स, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिख के रखा हूं, ये इंस्ट्रूमेंटेशन का मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वेटेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेटवर्क थ्योरी के लास्ट 3-4 ईयर्स से काफी वेटेज बढ़ गया है, तो डरना नहीं है। यहाँ पे जो है मशीन्स भी इंक्लूडेड है, इसी वजह से यहाँ पे इसका वेटेज काफी बढ़ गया है। नहीं तो यूजुअली नेटवर्क थ्योरी यहाँ पे जो है 9 to 10 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है। ठीक है, और एक जो है अगर आप देखोगे ट्रांसड्यूसर का वेटेज भी यहाँ पे काफी अच्छा है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये भी अच्छा वेटेज रखता है। प्रोसेस कंट्रोल में थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन में लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आने अब आजकल स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि इग्नोर कर देना, लेकिन क्वेश्चंस जो है काफी सिंपल रहते हैं कम्युनिकेशन के। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपका बीटेक का नॉलेज कम्युनिकेशन में है, एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चले जाते हो, दैट विल बी एनफ फॉर यू टू क्रैक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या ईसी के लिए नहीं मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगर कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन का कट ऑफ तो मैंने सारे जगह चेंज करना भूल गया हूं, क्योंकि एक ही स्लाइड पे मैं बना रहा हूं। तो जनरल का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो यूजुअली 28 to 36 अभी वैरी कर रहा है। ओबीसी के लिए यहाँ पे 26 to 31, SC ST PWD के लिए 18 to 25। अगर मैं बात करूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग गेट स्कोर, तो पेपर का डिफिकल्टी, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, और कैटेगरीज ऑफ गेट स्टूडेंट एक कैटेगरी में जो अप्लाई कर रहे हैं। अब ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इंस्ट्रूमेंटेशन को यहां पे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स भी अटेम्प्ट करते हैं, साथ ही ईसी के स्टूडेंट्स भी अटेम्प्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो बच्चा इंस्ट्रूमेंटेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और कोर इंस्ट्रूमेंटेशन के होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ने की वजह से आपका गेट स्कोर भी जो है यहाँ पे अच्छा होता है, गेट स्कोर आपका ज्यादा आता है, सबसे पहला। और दूसरा क्या है, आप देखोगे
कि लो रैंक पे भी जो है आपका गेट स्कोर काफी अच्छा रहता है। तो पीएसयू के सिलेक्शन में आप देखना कि लास्ट टाइम जो है एनटीपीसी आई थिंक 800 900 रैंक पे भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन में, जबकि पहले ऐसा नहीं था, अंडर 100 होने पे ही आपका जो है पीएसयू में सिलेक्शन होता था। मैं जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है अभी इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट आपका अगर मैं यहां पे बात करूं कि गेट एग्जाम को कैसे आपको टॉप करना है, तो सबसे पहले आपको जो है यहां पे ध्यान रखना है कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए। और सिलेबस का प्रिंट आउट लेने के बाद आप सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड वीक टॉपिक, इसको जरूर मार्क करिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आप जो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मार्क करोगे, वो आपका सिर्फ रिवीजन से काम चल जाएगा, ठीक है। आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज देंगे, उससे आपका काम चलेगा। लेकिन जो वीक टॉपिक्स है उनको आपको कंटिन्यूअसली रीरीड करना पड़ेगा, नए नए कंसेप्ट को वहां पे आपको जो है डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर रिवाइज करके टेस्ट सीरीज देना है। तो जब आपको एक बार अपना स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स पता हो जाता है ना, तो आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैं ये आप लोगों से बार बार बोलूंगा कि अपना सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और एवरी डे उसमें देखिए आप लोग कि कितना टॉपिक आपका लेफ्ट आउट है, कितना टॉपिक्स आपने कवर कर लिया है, कितने का टेस्ट आपने दिया है और कौन से सब्जेक्ट का आपने रिवीजन किया है। तो ये बहुत ही अच्छे से आप अपने सिलेबस के ऊपर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपका एक रफ प्लान होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए वीकली एंड मंथली, जिससे कि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना कर पाओ, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाओ। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए पहले भी वीडियो बनाया था जहां पे कि मैंने पार्किंसन लॉ को कवर किया था। आप कोई भी एक टॉपिक को, ठीक है, कोई भी एक काम को, उसका मिनिमम पॉसिबल टाइम होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। सपोज करिए कि ये वीडियो, मेरे को ये वीडियो बनाना था, तो इसका कंटेंट मैं मैक्सिमम 2 घंटे में तैयार कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे सपोज करिए लेजी होता हूं, तो मैं 2 घंटे की जगह ये कंटेंट को 4 घंटे में भी प्रिपेयर कर सकता हूं, 8 घंटे में भी प्रिपेयर कर सकता हूं, और पूरा एक कंप्लीट डे लेके भी मैं ये वीडियो को तैयार कर सकता हूं। तो सेम चीज आप लोगों के साथ भी होता है। आप लोगों को हमेशा एक गोल सेट करना है जिसमें कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम आप लोगों का रहे। तो इससे क्या है, आप भटकोगे नहीं। तो हमेशा एक रफ प्लान कोई भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले आप लोग बना लीजिए। नेक्स्ट, कंसेप्ट को यहां पे बिल्ड करिए, ना कि क्वेश्चंस मेमोराइजिंग। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूरे कंसेप्ट को ही रट डाले, लेकिन रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझना है। क्योंकि गेट एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस कभी भी सेम नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट को ट्विस्ट एंड टर्न करके और एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट यहां पे अच्छा है, तो आपका जो कंसेप्ट में जो ट्विस्ट टर्न करके जो नया क्वेश्चन आएगा, आप उसको भी बना सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है PYQ, प्लीज अच्छा सा परचेस कीजिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, आप कोशिश करिए कि ईसी और इलेक्ट्रिकल के भी आप परचेस करें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स आप लोगों को है, तो यहां पे आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा कंसेप्ट पता चलेगा कि जो ईसी या इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं इनको कैसे डिफरेंट कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको अपना इंस्ट्रूमेंटेशन का तो खरीदना ही है, साथ ही ईसी और इलेक्ट्रिकल का भी कोशिश करिए कि खरीद लीजिए, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उससे आप उधार लेके जो कॉमन टॉपिक्स है उसको फोटोकॉपी जरूर करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट, मैथ्स और एप्टी को कभी भी लाइटली मत लीजिए। मैथ्स आपका यूजुअली जो है 13 मार्क्स का आता है और एप्टी 15 मार्क्स। तो 28 मार्क्स आप देख सकते हो, 28 to 30 मार्क्स जो है आपका मैथ्स और एप्टी से आता है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी क्या ट्रिक करना है। एप्टी के लिए मैं यहीं पे बता देता हूं कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल ब्रांचेस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल ब्रांचेस। अगर आप एक नया किताब नहीं खरीदना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आईआईटी के ऑफिशियल, मतलब गेट के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लास्ट 7 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए हर एक ब्रांच का, और उसका एप्टी सॉल्व कर लीजिए। सो दैट विल बी ऑल्सो एनफ फॉर यू
टू कवर द एप्टी सिलेबस। एप्टी के लिए कोई भी लेक्चर नहीं देखेंगे, एप्टी के लिए आपको कोई भी बुक्स परचेज नहीं करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक परचेज करते हो दैट इज एनफ। अगर वो भी नहीं परचेज करना है तो मैंने आप लोगों को जो बोला ये जरूर आप लोग फॉलो करिए, आपका एप्टी पूरा कवर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आप 15 में से 15 मार्क्स भी ला सकते हो अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन ना आ जाए यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बनाए रखिएगा। थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो ही अगर आप पीएसयू को टारगेट करते हो या फिर अगर आप आईआईटी आईआईएससी के इंटरव्यू में जाओगे तब आपका जो थ्योरी है दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वहां पे फिर न्यूमेरिकल्स से आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, आपका उस थ्योरी का एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो वो चेक किया जाएगा। तो मैक्सिमम टॉपर्स लोगों को यह दिक्कत होता है कि पीएसयू का इंटरव्यू नहीं क्लियर होता है, आईआईटी आईआईएससी से कॉल आने के बाद इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता है। तो इसीलिए जब आप एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से उसका थ्योरी को समझ के फिर न्यूमेरिकल में अप्लाई करिए, ठीक है। और एक जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम हो जाता है आपका मेंटली, जो प्रॉब्लम एग्जाम में होता है वो है की और सॉल्यूशन। हम जब भी कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के इमीडिएट बाद हम टेक्स्ट बुक के पीछे टर्न करके उसका की देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन सही है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और अगर क्वेश्चन गलत है तो हम सॉल्यूशन की तरफ जंप कर जाते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। क्योंकि एग्जाम में आप ना तो की देख सकते हो ना ही सॉल्यूशन देख सकते हो। इससे बेटर क्या है कि आप एक साथ बंच में 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करिए विदाउट सीइंग द की और सॉल्यूशन, और उसके बाद आप की देखिए, ठीक है। इस 10 to 15, सपोज आपने 15 क्वेश्चंस अप्लाई एक साथ सॉल्व किए, 15 में से सपोज करिए आपने 13 राइट किए, एक आपने गलत किया और एक आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो ये जो 13 क्वेश्चंस आपने राइट किए, ठीक है, इसके भी सॉल्यूशन को देखिए और चेक करिए कि आपने जिस वे में सॉल्व किया है क्या टेक्स्ट बुक वाले भी वैसे ही सॉल्व किए हैं। अगर वैसे सॉल्व किए तो इट्स ओके। अगर कोई डिफरेंट अप्रोच यूज किया गया है जो कि आपसे अच्छा सॉल्यूशन, मतलब आपसे अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उस कंसेप्ट को समझिए। अगर कोई टाइम कम लेके सॉल्व किया है तो देखिए कि आपका कंसेप्ट कैसे डिफर किया, जिस वजह से आपने ज्यादा टाइम लिया और टेक्स्ट बुक वालों ने कम टाइम में सॉल्व कर दिया, तो ये चेक करिए। सपोज करिए आपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया, तो आप देखिए कि आपने कहां सिली मिस्टेक किया है क्या। अगर सिली मिस्टेक किया है तो कहां पे किया है, तो इसको जरूर एक दूसरे नोटबुक में, एक सेपरेट नोटबुक में ले लीजिए और जितने भी आप सिली मिस्टेक्स करते हो उसको कंपाइल करिए। एग्जाम से 1 वीक पहले आपके पास एक पतला सा नोटबुक बन जाएगा जिसमें कि आपके सारे सिली मिस्टेक्स रहेंगे। तो उन सिली मिस्टेक्स को अगर आप एग्जाम से पहले एक बार देख लोगे ना, तो एग्जाम में जब आप बैठोगे आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करते रहेगा कि मैंने ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स किए हैं पहले भी, तो वो आप सब अवॉइड कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो सिली मिस्टेक, अगर आपका कंसेप्ट ही गलत था सपोज कर लीजिए, तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा, एक नए कंसेप्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो अप्रोच हो गए। लास्ट में अगर आपसे क्वेश्चन बना ही नहीं, दैट मीन्स यू डोंट नो दैट कंसेप्ट, आपको वो कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो की और सॉल्यूशन को फ्रीक्वेंटली ना देखिएगा, इससे हमारा क्या है, एक मेंटल जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है एग्जाम में भी, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन और की देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंटली लीजिएगा। यहां पे मैंने जैसे कि बोला, अगर आप सिली मिस्टेक करते हो तो सिली मिस्टेक का एक सेपरेट कॉपी बना के रखिए, चाहे वो टेस्ट में बनाते हो उसको करिए। साथ ही अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज में कुछ अलग सा क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रखिए, कंप्यूटर में एक अलग सा फोल्डर बना के रखिए, और एग्जाम में जाने से पहले जितने भी ऐसे अलग क्वेश्चंस है उनको एक बार रिवाइज करके जाइएगा, क्या पता इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए। साथ ही और एक चीज की टेस्ट सीरीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अगर आप 3 घंटे का दे रहे हो तो इसका एनालिसिस, पोस्ट टेस्ट सीरीज एनालिसिस भी 3 घंटे का होना चाहिए। उसमें आप सारे क्वेश्चंस को देखिए कि आपने जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आपने एवरेज टाइम भी आजकल आता है कि एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम क्या था, अगर आपने एवरेज टाइम से कम लिया सो दैट इज गुड,
अगर आपने एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम लिया तो क्यों आपने ज्यादा टाइम लिया, उसका एनालिसिस करिए। अगर कुछ नए कंसेप्ट दिखते हैं उसको नोट डाउन करिए। अगर आपका कंसेप्ट गलत है फिर भी आपका आंसर सही आया तो उसको रेक्टिफाई करिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बना नहीं तो क्यों नहीं बना उस पर थोड़ा सा डिस्कस करिए। वहां पे देखिए टीचर लोग जो है सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब चीजों को देख के टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब अगर मेरे से यहाँ पे आप पूछेंगे कि कितना फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको देना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर आप अभी से देना स्टार्ट करोगे तो मिनिमम 15 to 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। एवरी मंथ कोशिश करिए कि आप 3 फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करिए और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उन्हीं सब्जेक्ट का दीजिए जिनमें कि आप वीक हो। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप एक आध दो दे सकते हैं लेकिन सारे देने का जरूरत नहीं है। जितने भी वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करके उनके सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लिखना है। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। पहले भी बोल चुका हूं, जो वीक सब्जेक्ट्स है उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और उनको बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज करिए कंपेयर टू योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। देखिए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना के टाइम वेस्ट मत करिएगा। शॉर्ट नोट्स उन्हीं सब्जेक्ट्स के बनाए जाते हैं जिनको आपको डिफिकल्ट होता है, जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली आपको रिवाइज करना होता है। तो फ्रीक्वेंट रिवाइज करने के लिए अगर आप लॉन्ग नोट्स को करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो शॉर्ट नोट्स किसके बनेंगे? सिर्फ जो आपके वीक टॉपिक्स है उनके। नेक्स्ट, कुछ यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स एंड डायलेमास स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सबसे पहला कि कोचिंग ज्वाइन करें कि सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली सेल्फ स्टडी के लिए चले जाइए। आप नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में आप गेट देंगे। अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आप सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है, आप अगर कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते हो, देन यू शुड गो फॉर कोचिंग। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है, ठीक है, फाइनल ईयर में है और जिनका रैंक अच्छा नहीं आया है, सपोज करिए थर्ड ईयर में, उनको इमीडिएटली कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेके बैठे हैं और इससे पहले कभी भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको भी कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि आपके कंसेप्ट वीक है और आपने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है तो और टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज यहां पे बोलूंगा कि ऑनलाइन कोचिंग लेना है कि ऑफलाइन कोचिंग। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप ऑनलाइन यहां पे प्रेफर करिएगा, बिकॉज ऑनलाइन में आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे जिससे कि आप क्या कर सकते हो, रिवीजन में भी इजीली आप कर सकते हो। तो ऑनलाइन कोचिंग अभी बेस्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन में आप लाइव लेक्चर देख लो, रिकॉर्डेड कम देखना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखने में ज्यादा टाइम जाता है कंपेयर टू लाइव लेक्चर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है आईएन के लिए? तो मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि आप जो भी आपको लगे कि अच्छा वो आप ज्वाइन करिए। अब अगर आपको सिलेक्ट करना नहीं आता तो मैं बता देता हूं यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। सपोज करिए कि कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका यूट्यूब में तो होगा ही, वहां पे जाके आपको जो टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लगता है आप देखिए कि उसको कैसे पढ़ाया गया है। अगर आपको वो समझ में आता है, दैट मीन्स दैट कोचिंग इज गुड फॉर यू, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मत ज्वाइन करिए। और एक चीज मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए मत जाइए। पेन ड्राइव कोर्सेज है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, उसमें क्या होता है ना, आपको कोई भी जो टीचर्स अभी वो इंस्टीट्यूट क्विट करके चले गए हैं उनके भी लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर वहां पे कुछ डाउट रहता है ना, आप वो टीचर से पूछ ही नहीं पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप लाइव लेक्चर्स लेना, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मत लेना। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो इसका आंसर है यस। अगर आप थर्ड ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो बिल्कुल पढ़िए यहाँ पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। अगर आप फाइनल ईयर में हो या ड्रॉप लेके बैठे हुए हो तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का अभी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अभी कौन से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो है, जो बेसिक सब्जेक्ट के, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। यहां पे मैं कोर सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक का नाम ले लेता हूं। तो सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर के लिए यहां पे जो है आपका ये दो बुक सबसे बेस्ट है, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए
वैसा कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है जहां पे आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओ, लेकिन इन दो बुक से आप टॉपिक्स कुछ कुछ पढ़ पाओगे यहां पे, ठीक है। मेजरमेंट के लिए वंस अगेन यू कैन सी एके सहानी, इट इज द बेस्ट बुक, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन बाय एच.एस. कालसी, इस बुक को भी रेफर कर सकते हो, ये अच्छा बुक है। प्रोसेस कंट्रोल के लिए मैंने एक ही बुक रखा है यहाँ पे, सुरेखा भानोत, जो कि सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपको हाई लेवल प्रोसेस कंट्रोल पढ़ना है तो आप बीजी लिपटेक का किताब देख सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल है, और जो लोग प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है कोर टॉपिक में पढ़ना मतलब रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ये किताब है। अब अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूं तो अभी देखिए अगस्त हो गया है, अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे मैं आपको बोल दूंगा कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत अच्छा रैंक कर सकते हो। कितना अच्छा, आप बिल्कुल अंडर 500 जा सकते हो, ठीक है। अंडर 500 क्या, मैं तो बोलूंगा 250 200 तक भी अगर जा सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़े। तो आपको पढ़ना कैसे है, यहाँ पे देखिए अगस्त के मंथ में अगर आप अभी स्टार्ट कर देते हो और अगर इस मंथ आप नेटवर्क और सिग्नल खत्म कर पाते हो तो बहुत अच्छा। सितंबर में आपको मैथ्स खत्म करना है, साथ ही यहाँ पे कोई अगर सब्जेक्ट लेफ्ट आउट हो जाता है तो उसको यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। अक्टूबर में आपको क्या क्या देखना है, कंट्रोल सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही यहाँ पे मैथ्स का थोड़ा बहुत आप रिवीजन कर लीजिएगा, टेस्ट दे दीजिए। नवंबर में आप देख सकते हो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि काफी बड़ा है, एक मंथ में कंट्रोल के साथ क्लब करके आप पढ़ नहीं सकते हो, तो मैंने नवंबर में देखिए फिर से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है, लेकिन साथ में यहाँ पे मशीन्स को भी क्लब कर दिया है। मशीन्स क्योंकि छोटा है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में, तो आप इसको फिनिश कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कवर करने का कोशिश करना है, और रिवीजन में आपको नेटवर्क और सिग्नल दोनों को ले लेना है। दिसंबर आते आते आपको सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर, इस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि थोड़ा सा लंबा है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, साथ ही ईएमटी को ले लेना, और रिवीजन के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे आपको लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ओपैम्प, इसको आपको रिवाइज करते रहना है। जनवरी में आपको अगर यहाँ पे आपको टाइम मिले तो मेजरमेंट को जरूर देखिएगा, साथ ही यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आपको देखना है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं ये सारे टॉपिक्स पढ़ के मैं जनवरी में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करके जाना चाहता हूं, तो यहां पे मैं आप लोगों को बोल दूं एटलीस्ट मेजरमेंट का आप क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, क्वेश्चंस, जिससे कि अगर आपको यहां पे कोई भी सिंपल क्वेश्चन आए तो आप उसको बना के आ पाओ, ठीक है। यूजुअली देखिए मैं ये बिलीव करता हूं कि 100% सिलेबस कवर करके अगर आप 0% रिवाइज करते हो तो इसका कोई यूज नहीं है, कंपेयर टू अगर आप 70% सिलेबस कंप्लीट करते हो और 100% रिवाइज करते हो। इसका मतलब क्या कि अगर आप 70% पढ़े लेकिन उस 70% को आपने पूरा एक बार कंप्लीटली रिवाइज किया, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू 100% सिलेबस खत्म करके 0% रिवाइज करके जाना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूंगा, तो वहां पे मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का स्प्रेड और अच्छे से कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो वो कंबाइंड वीडियो रहेगा ईसी, इलेक्ट्रिकल और आईएन तीनों के लिए कि आपका सब्जेक्ट कैसे रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल सब लोग बहुत ज्यादा ग्रुप्स ज्वाइन करके रखते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, आपको कुछ ही कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उनके लिंक्स दे दिया है, ये मेरे ग्रुप है 2, ठीक है, इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने स्पेसिफिकली एक नया ग्रुप बनाया है जिसका कि लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे डाउट डिस्कशन करिए और कोशिश करिए कि दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स इन ग्रुप में आप स्पेंड करिए। अब इसमें ग्रुप में आपको करना क्या है, आपके जो भी डाउट रहे उनको सबसे पहले पोस्ट करिए। दूसरा क्या कि दूसरे जो मेंबर्स के डाउट्स होते हैं उनको आप सॉल्व करने का कोशिश करिए। इससे क्या होता है कि आपका जो है रिवीजन हो जाता है। साथ ही अगर कोई कंसेप्ट आपका गलत रहता है तो जब आप वहां पे पोस्ट करते हो तो आपको कोई दूसरा जो है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है डिस्कशन से बहुत अच्छा आप लोगों का होता है। तो कोशिश करिएगा क्या कि आप दिन में 30 मिनट्स से ज्यादा नहीं, आप
कोई भी ये ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये वीडियो सेशन में बस इतना ही मैं रखूंगा। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो अच्छे से बना दूंगा, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।